नमस्कार, मैं डॉक्टर खुशबू वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। आज हम यहाँ BMTC 134 पाठ्यक्रम के बीजगणित विषय की यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका दूसरा ब्लॉक है, जिसका नाम है प्रासामान्य उपसमूह और समूह की समाकारिताएं। इस खंड की जो 7वीं इकाई है, उसमें आज हम जो चर्चा करेंगे उस 7वीं और 8वीं इकाई के बारे में, उसमें हम विभाग समूह और ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो विभाग समूह के बारे में हमें आज क्या जानना है? तो विभाग समूह, इस यूनिट को पढ़ने का या इस इकाई के बारे में जानने का उद्देश्य यही है कि इसमें हम विभाग समूह की क्या परिभाषा होती है, क्या उसकी उपयोगिता होती है और क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हम गहन चर्चा करेंगे। तो विभाग समूह की सबसे पहले उसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं कि इसको बनाने के लिए इसके क्या क्या हमें जरूरत होती है। तो पिछली इकाइयों में हमने देखा है कि कोई नॉन एम्प्टी सेट कैसे ही ग्रुप बनता है और कैसे ही उसका कोई सबसेट हम जब H लेते हैं तो वो कब उसका नॉर्मल सेट बनता है, और हमने कोसेट्स के बारे में बहुत डीप में चर्चा कर रखी है। अब हम कोसेट्स के ही और आगे एक स्टेप बढ़ाते हैं कि कोसेट्स को मान लीजिए जब हमें किसी H ग्रुप किसी सब ग्रुप को H से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, तो H के जितने भी यहाँ पर कोसेट्स बनेंगे G के रिस्पेक्ट में, अगर उसका कलेक्शन किया जाए तो वो सब ग्रुप क्या होता है, वो कोसेट्स का जो कलेक्शन होता है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन गुणनखंड के रिस्पेक्ट में वो हमेशा ही एक ग्रुप बनाता है, और उस ग्रुप को एक नया नाम दिया गया है, वो है विभाग समूह। इसका रिप्रेजेंटेशन भी यूनिक है, इसको G/H से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर H हमारा क्या होता है, ये G का सब ग्रुप होता है। सब ग्रुप होने के साथ साथ इसका नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है। तो G हमारा इसको विभाग समूह में हमारी बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पहले तो एक ग्रुप हमारे पास G होगा जो नॉन एम्प्टी होगा, उसका एक सब ग्रुप होगा H, और इस सब ग्रुप की खास बात यह होगी ये G में नॉर्मल ग्रुप होना चाहिए, इसका बाइनरी ऑपरेशन गुणनखंड होना चाहिए, और H के जितने कोसेट्स बनेंगे उसका अगर हमने यहाँ पर कलेक्शन कर दिया तो वो जो एक समुच्चय बनेगा, वो समुच्चय अपने आप में एक ग्रुप बनाता है, जो कि इस G के अंडर में ही आप उसको सब ग्रुप कह सकते हैं, और ये इसको G/H से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नया नाम एक फैक्टर ग्रुप गुणनखंड समूह भी कहलाता है, इसी को ही हम यहाँ पर कोशेंट ग्रुप कहते हैं। तो कोसेंट ग्रुप होने के लिए यहाँ पर उसके एलिमेंट्स क्या होंगे उसके बारे में चर्चा करिए। मान लीजिए हमने H उसका एक नॉर्मल ग्रुप लिया G का, और ग्रुप G में स्मॉल g हमने उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल g सिंबल लिया है, तो क्या होगा, हमेशा ही GH की वैल्यू, लेफ्ट कोसेट की वैल्यू इसके राइट कोसेट के बराबर होगी। अब G में सभी कोसेट्स के जितने कलेक्शन होंगे, चाहे आप, क्योंकि GH की वैल्यू, लेफ्ट कोसेट की वैल्यू, राइट कोसेट की वैल्यू यहाँ पर दोनों ही एक बराबर है। इसका मतलब कि कोशेंट ग्रुप में चाहे आप उस सब ग्रुप का लेफ्ट कोसेट का कलेक्शन कर ले या सारे राइट कोसेट का कलेक्शन कर दे, दोनों की संख्या हमेशा ही यहाँ पर बराबर ही दिखेगी। तो यहाँ पर कोसेट्स की बात की गई है, ना कि लेफ्ट या फिर राइट। कोई भी कोसेट्स का यहाँ पर अगर कलेक्शन किया जाएगा तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर वो विभाग समूह कहलाएगा, ओरिजिनल ग्रुप G का। अब हमने ये कह दिया कि विभाग समूह है, G/H हमारा विभाग समूह है, तो G/H की भी कुछ आइडेंटिटी एलिमेंट्स होंगे, इसके भी इनवर्स एलिमेंट्स होंगे। तो वो कैसे एलिमेंट्स होंगे उनके बारे में आइए चर्चा करें। क्योंकि ये एक नॉर्मल सब ग्रुप और उसके कोसेट से बनाया गया है, जिसका एक एक एलिमेंट ही अपने आप में एक सेट का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किस तरह से वर्क करेगा कि मान लीजिए अगर हमने दो कोसेट्स लिए, G/H के दो एलिमेंट्स लिए जो अपने आप में कोसेट्स होंगे, एक HX होगा एक HY होगा, जहां पर XY किसके एलिमेंट्स होंगे, G के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हमने इसमें G पे कोसेट्स बनाया है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, वो मल्टीप्लीकेशन आने के बाद वो H × XY के रूप में रिप्रेजेंट होगा, जो कि अपने आप में एक नया राइट कोसेट है। तो दो राइट कोसेट का मल्टीप्लीकेशन भी एक राइट कोसेट है, और ये क्योंकि G के ही ये किसी ना किसी राइट कोसेट को रिप्रेजेंट करे, G के ही H के रिस्पेक्ट में किसी राइट कोसेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो यानी ये भी जो कोसेट नया बन के आएगा ये G/H में ही बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर एक बाइनरी ऑपरेशन है, जो कि पहले से ही हमने यहाँ पर आपको बता रखा है। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन भी प्रूफ हो गया। इसके आइडेंटिटी एलिमेंट्स कैसे होंगे, तो इसके आइडेंटिटी एलिमेंट्स अगर G/H का आप देखना चाहे तो वो H × E के फॉर्मेट में होगा, जहां पर E क्या है, E H की भी आइडेंटिटी है और वो G की भी आइडेंटिटी है।
तो आइडेंटिटी एलिमेंट जी का जो होगा वही एच का होगा। पिछली इकाई में आपने इसकी महत्वपूर्णता देखी है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो फिक्स होता है, उसके सारे सब ग्रुप की भी जो आइडेंटिटी होगी वही होगी। तो यहाँ पर भी ई आइडेंटिटी एलिमेंट है और कोसेट्स के रूप में H इंटू ई यहाँ पर आइडेंटिटी कोसेट्स होगा। और विलोम एलिमेंट्स का अगर आपने देखना है कि प्रतिलोम उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, तो अगर HX कोई कोसेट्स है तो इसका प्रतिलोम कोसेट्स कौन सा होगा, वो HX इनवर्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक ग्रुप है जिसको हम विभाग समूह से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब इनको और गुणों के बारे में इनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कि G बाई H अगर ग्रुप है तो ये इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, और पिछले यूनिट्स में हमने लैग्रांजेस प्रमेय को भी पढ़ा। लैग्रांजेस प्रमेय हमारी ये कहती है कि अगर कोई भी ग्रुप है और उसके सब ग्रुप आपने बनाया तो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर देना चाहिए। ये उस लैग्रांजेस प्रमेय की प्रमेय का स्टेटमेंट है। तो G बाई H आपने कहा कि यहाँ ये इसका विभाग समूह है। विभाग समूह होने से पहले ये क्या हुआ, ये G का सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप अगर है तो इसका जो कुछ भी ऑर्डर होगा, जो भी आप निकालेंगे रिजल्ट में, आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू को जी के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर जरा देखते हैं। तो पिछले इकाई में हमने पढ़ा कि सूचकांक इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स में हमने क्या देखा था कि इंडेक्स वो नंबर, किसी ग्रुप जी का वो नंबर दर्शाता है कि मान लीजिए H हमने जी के सब ग्रुप को लिया तो G बाई H क्या होगा, यानी H के रिस्पेक्ट में जितने भी कोसेट्स होंगे उस कोसेट्स की जो संख्या होती है उसको हम, जो H के कोसेट्स होते हैं H G के रिस्पेक्ट में कोसेट्स की संख्या को हम G का इंडेक्स कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू H। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर जो भी उसका रिप्रेजेंटेशन क्या था, 2 पैरेलल लाइन और G कॉलन H से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो G कॉलन H का नंबर अगर 1 या 2 3 जो भी नंबर आता था वो नंबर ये बताता है कि G में H के इतने कोसेट्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि G बाई H क्या है, विभाग समूह है। ये भी कोसेट्स के ही संख्याओं पर पे निर्भर कर रहा है। H के जितने भी कोसेट्स होंगे उन कोसेट्स का अगर हम समुच्चय बनाए तो वो वही समुच्चय हमारा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एक ग्रुप बनाता है, जिसको ही हमने यहाँ पर विभाग समूह कहा है। इसका मतलब G बाई H में के एलिमेंट्स क्या है, सारे कोसेट्स, और वो उसके ऑर्डर क्या होगा, यानी बस उन सारे कोसेट्स के नंबर ही हमें जानना है। तो हम कह सकते हैं, दोनों ही अगर परिभाषाओं को एक साथ जोड़ें तो आप ये कह सकते हैं कि विभाग समूह का जो ऑर्डर है वो वही है जो G का विद रिस्पेक्ट टू H यहाँ पर इंडेक्स होगा। तो ऑर्डर ऑफ G बाई H की वैल्यू क्या होगी, यानी इंडेक्स वैल्यू G विद रिस्पेक्ट टू H यहाँ पर होगी। अब इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी कह सकते हैं कि, और जो पिछले इकाई में जो हमने थ्योरम्स पढ़ी की और सिंपल सिटी करके ऑर्डर ऑफ G बाई H की जो वैल्यू होगी वो ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H के बराबर होगी। यानी अब हम ऑर्डर ऑफ G की वैल्यू निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ H की वैल्यू निकालेंगे और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो संख्या हमें वो बताएगी कि G में H के कितने लेफ्ट या राइट कोसेट हैं, या ये कह सकते हैं कि वो कोसेंट ग्रुप के ऑर्डर को यहाँ पर बताने लगेगी। आगे हम इनकी गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम एक टिप्पणी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण टिप्पणी है उसके बारे में देखिए। मान लीजिए H हमारा G में कोई नॉर्मल ग्रुप है, तो नॉर्मल ग्रुप के डेफिनेशन से लेफ्ट कोसेट HX एंड राइट XH लेफ्ट कोसेट बराबर होगा राइट कोसेट HX के फॉर एवरी X बिलोंग्स टू G के फॉर्मेट में। अतः G कोसेंट ग्रुप में क्या होगा, कोसेंट ग्रुप ये कहता है कि इन दोनों कोसेट्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी एक हमारा लेफ्ट कोसेट या एक दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होगा, तो वो भी हमारे बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, HX की मल्टीप्लिकेशन YH से किया और दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन किया, तो उससे हमें रिजल्ट वैल्यू ये मिली कि H ऑफ XY की वैल्यू XYH के बराबर है। अब G अगर मान लीजिए जो ओरिजिनल ग्रुप G है जिस पर हमने नॉर्मल ग्रुप और कोसेंट ग्रुप को डिफाइन किया, अगर वो अबेलियन ग्रुप होगा तो तथा H हमारा जो उसका सब ग्रुप होगा, तो हम ये जानते हैं कि H हमारा यहाँ पर नॉर्मल ग्रुप होता है। इस स्थिति में जो G बाई H पर हमारी जो संक्रिया है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया कि x इंटू y का मतलब XY यहाँ पर है। एडिशन में हमारे इस पे क्या होगा, विभाग समूह में कि लेफ्ट कोसेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x प्लस h से, और राइट कोसेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, h प्लस y से। तो यहाँ पर अगर दो राइट कोसेट का अगर आपको एडिशन देखना है कि किस तरह से वैल्यू आएगी, तो h प्लस x की वैल्यू h प्लस y से जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू हमारी ये भी हमारा राइट कोसेट आएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन h प्लस x प्लस y। तो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों के फॉर्मेट में आपने यहाँ पर विभाग समूह में किस तरह से यहाँ पर
बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से, कब मल्टीप्लिकेशन होगा और कब एडिशन में होगा, तो इनके दो एलिमेंट्स किस तरह आपस में ऑपरेट करेंगे, आपने इस स्लाइड में ये चीज को देखा। अगली टिप्पणी देखिए, मान लीजिए जी हमारा कोई ग्रुप है जिस पर हमने जिस विभाग समूह को यहाँ पर दिखाया, तो जी जो हमारा समूह है तो उसके लिए जी बाई जी क्या होता है, वो हमारा यहाँ पर क्या दिखाएगा, वो हमारा उस ग्रुप का तुच्छ समूह कहलाता है हमेशा। अगर जी हमारा ओरिजिनल ग्रुप है तो जी अपॉन जी, जो हमारा क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम यहाँ पर क्वेश्चन ग्रुप जी बाई जी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, ये हमेशा ही हमारा तुच्छ समूह कहलाएगा, चाहे वो ग्रुप अबेलियन हो, चाहे वो ग्रुप अबेलियन ना हो, चाहे वो फाइनाइट हो, चाहे वो फाइनाइट ना हो, या फिर साइक्लिक हो या फिर साइक्लिक ना हो। तो जी यानी कोई भी ग्रुप हो, उसके लिए क्वेश्चन ग्रुप जी बाई जी का जो हमने प्रारूप यहाँ पर बनाया, वो हमेशा ही सबसे स्मॉलेस्ट तुच्छ ग्रुप उसका कहलाएगा। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि मान लीजिए जी हमारा जो ओरिजिनल ग्रुप है वो साइक्लिक नहीं है, अबेलियन ग्रुप है। तो अब हम देखते हैं कि क्या इसका क्वोशंट ग्रुप, क्या हमेशा अगर ओरिजिनल ग्रुप आपका साइक्लिक नहीं है तो क्या क्वोशंट ग्रुप में साइक्लिक होगा या साइक्लिक नहीं होगा, इसके बारे में इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पर क्वाटर्नियन 8 ग्रुप है जिसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। मान लीजिए इसका हमने एक सबसेट बनाया H, इसके सबसेट में हमने 4 एलिमेंट लिए प्लस माइनस I और प्लस माइनस A। तो 8 एलिमेंट्स में से आपने 4 एक, ये इसका क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। पहले से ये चीजें पिछले इकाइयों में हमने चर्चा कर रखा है कि क्वाटर्नियन 8 ग्रुप का अगर हमने H यहाँ पर एक सब ग्रुप, ये सबसेट बनाया, तो ये इसमें ऑलरेडी आप चेक करेंगे तो सब ग्रुप होगा। अब अगर ये सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप होने के साथ साथ ये इसका नॉर्मल ग्रुप भी होता है। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या क्वोशंट ग्रुप क्वाटर्नियन 8 विद रिस्पेक्ट टू दिस H हमारा जो यहाँ पर सब ग्रुप दे रखा है, क्या ये साइक्लिक है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये हमारा साइक्लिक ग्रुप निकलता है, बल्कि ओरिजिनल ग्रुप क्वाटर्नियन 8 ग्रुप क्या होता है, ये हमारा साइक्लिक ग्रुप नहीं होता। तो आप ये स्टेटमेंट पे आप पहुंच सकते हैं कि जो हमारा अगर ओरिजिनल ग्रुप आपका साइक्लिक ना हो तो भी इसका क्वोशंट ग्रुप साइक्लिक हो सकता है। अगर ओरिजिनल ग्रुप आपका साइक्लिक नहीं हो तो भी इसका क्वोशंट ग्रुप का ओरिजिनल ग्रुप पे जी की गुणों पर यहाँ पर डिपेंड नहीं करता, उसका क्वोशंट ग्रुप आपका यहाँ पर साइक्लिक हो सकता है। आगे अब चर्चा करते हैं कि कब इसका विलोम सत्य होता है और कब इसका विलोम नहीं होता। तो अगर साइक्लिक ग्रुप नहीं है तो भी इसका क्वोशंट ग्रुप यहाँ पर आपका साइक्लिक हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में चर्चा करने से पहले हम यहाँ पर जरा कम्यूटेटर ग्रुप सब ग्रुप क्या होता है किसी ग्रुप का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये भी एक जैसे हमने नॉर्मल सब ग्रुप दिखाया था कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है किसी ग्रुप का, वो एक कुछ एलिमेंट्स की एक विशेष प्रकार की व्यवस्था का कलेक्शन होता है नॉर्मल ग्रुप, जहां पर हम एक एलिमेंट एक एलिमेंट G से लेते हैं और एक एलिमेंट H से लेते हैं और इनका देखते हैं कि इसकी व्यवस्था क्या होती है कि x इंटू एच इंटू एक्स इनवर्स की वैल्यू हमेशा H में बिलोंग करती है। तो यहाँ पर कम्यूटेटर ग्रुप भी कुछ उसी तरह से ही डिफाइन किया गया है। अगर आपको नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन याद है तो आप उससे इस डेफिनेशन को रिलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए G आपका कोई ग्रुप है और एक्स वाई G के एलिमेंट्स है। द नॉर्मल सब ग्रुप को डिफाइन करने के लिए हमें एक एलिमेंट के जी की जरूरत होती है, यहाँ पर हमें 2 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ी है, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इंटू एक्स इंटू वाई को, जहां पर ये इस जो एलिमेंट का कलेक्शन है यहाँ पर एक्स और वाई क्या कहलाता है, ये कम्यूटेटर कहलाता है किसका, जी का। और इसको कम्यूटेटर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, जी के कम्यूटेटर्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके कोई 2 एलिमेंट्स लेंगे और उसका कम्यूटेटर क्या होगा, मान लीजिए आपने ए बी लिया तो ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इंटू बी कम्यूटेटर कहलाएगा ए बी विद रिस्पेक्ट टू जी। अब इसके जी के सारे जितने एलिमेंट्स है इसके रिस्पेक्ट में अगर मैंने सारे कम्यूटेटर्स बनाए, उन कम्यूटेटर्स का एक सेट बनाया जिससे समुच्चय बनाया। अब इस समुच्चय को अगर हम देखते हैं तो ये समुच्चय भी विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन जिसके रिस्पेक्ट में आपका जी आपका समूह बना हुआ है, ये भी एक सब ग्रुप बनाता है। इस सब ग्रुप का भी एक विशेष नाम दिया गया है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स कम्यूटेटर होते हैं जी के, तो उसी से इसका नाम दे दिया गया है कम्यूटेटर सब ग्रुप। तो ये एक कम्यूटेटर सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप है। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट जी कॉमा जी, ये जी का कम्यूटेटर का ग्रुप, या फिर जी डैश से भी इसको कहीं पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर ब्रैकेट जी कॉमा जी हमारा कम्यूटेटर सब ग्रुप होता है। अब मान लीजिए जी आपका चक्रीय यहाँ पर है, साइक्लिक ग्रुप है। अगर जी साइक्लिक ग्रुप होता है तो साइक्लिक कब हो जाता है, यानी कि उस ग्रुप में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी अगर हम पावर लगाते चले जाएं तो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को हम उस एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
मान लीजिए आपने कह दिया कि जी हमारे ग्रुप में एक ए एलिमेंट ऐसा है जिसकी पावर 1 लगाने से आइडेंटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 लगाने से दूसरा एलिमेंट, या उसकी जितने भी पावर हम फाइनाइट पावर्स हम लगाते चले जा रहे हैं और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो आते जा रहे हैं वो ग्रुप के एलिमेंट ही है। तो ऐसे ग्रुप में अगर कोई ग्रुप ऐसा होता है जिसमें एक ऐसा एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट होता है तो वो ग्रुप हमारा साइक्लिक ग्रुप कहलाता है और वो एलिमेंट, वो स्पेशल एलिमेंट उस ग्रुप का जनरेटर कहलाता है। तो पिछली इकाइयों में हमने इस चीज पे गहन चर्चा कर रखा है कि कब ग्रुप हमारा साइक्लिक होता है और कब नहीं। तो यहाँ पर आप इमेजिन करिए कि जी ग्रुप अगर आपका साइक्लिक है, साइक्लिक होने के मतलब है कि वहां पर एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी पावर से हम उसके सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर कम्यूटेटर सब ग्रुप होगा, कम्यूटेटर सब ग्रुप में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा। ऐसा क्यों है? आप देखिए, कम्यूटेटर सब ग्रुप के सारे एलिमेंट का जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है? एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इंटू एक्स इंटू वाई के फॉर्मेट में होती है। यानी यहाँ पर एक एक्स और वाई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई एक एलिमेंट ए वहां पर रिप्रेजेंट होगा जो इनकी पावर से हम इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर उसको पावर में यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो आपस में जब ऑपरेट होने के बाद सिर्फ आपको आइडेंटिटी एलिमेंट्स ही वहां पर मिलेगा। तो यानी कम्यूटेटर सब ग्रुप, अगर आपका जी ओरिजिनल ग्रुप आपका चक्रीय है तो उसके कम्यूटेटर सब ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट ही यहाँ पर हमें मिलता है। मान लीजिए अब जी एक समूह है और ये कम्यूटेटर सब ग्रुप एक नॉर्मल सब ग्रुप हो। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है, साथ ही साथ जी क्वोशंट ग्रुप आपका ये कम्यूटेटर हो, तो उसके बारे में क्या होगा, उसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करते हैं कि यहाँ पर हमें हमने एजम्पशंस क्या ले रखा है कि मान लीजिए हमारा जो जी एक ग्रुप है और उसके कम्यूटेटर ग्रुप यहाँ पर नॉर्मल ग्रुप है, तो इसका भी हम क्वोशंट ग्रुप यहाँ पर बना सकते हैं। क्वोशंट ग्रुप की रचना के लिए हमें बस एक ग्रुप और एक नॉर्मल सब ग्रुप की जरूरत पड़ती है। उसके रिस्पेक्ट में जितना यहाँ पर आप कोशेट्स यहाँ पर कलेक्शन हो गया उस नॉर्मल सब ग्रुप के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ग्रुप जी, वही हमारा क्वोशंट ग्रुप होता है। तो अगर जी आपका यहाँ पर कम्यूटेटर सब ग्रुप आपका जी बाई जी यहाँ पर कम्यूटेटर सब ग्रुप है और वो अगर नॉर्मल भी है तो हम इसके रिस्पेक्ट में भी यहाँ पर विभाग समूह को बना सकते हैं। तो मान लीजिए जी आपका एक समूह है और एन एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो हमारा क्या होगा, और जी बाई एन एक क्वोशंट ग्रुप होगा। जी बाई एन अगर क्वोशंट ग्रुप है और साथ ही साथ वो अबेलियन भी है अगर, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कम्यूटेटर सब ग्रुप होगा वो हमारा जो जी में हमने नॉर्मल सब ग्रुप एन को रिप्रेजेंट किया है ये उसका भी सब ग्रुप होगा। तो ध्यान देना चाहिए, अगर मान लीजिए जी आपका सब ग्रुप हो, एन आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का, तो जी बाई एन डिफाइन हो सकता है, यानी क्वोशंट ग्रुप जी बाई एन होगा। और ये क्वोशंट ग्रुप अगर अबेलियन भी हो जाए तो हमारा कम्यूटेटर ग्रुप में हम ये कंडीशन दे सकते हैं कि कम्यूटेटर ग्रुप हमेशा सब ग्रुप होगा जी का। वैसे तो कम्यूटेटर ग्रुप आपका जी का सब ग्रुप तो होता ही है, बट यहाँ पर क्या होगा, एक जी क्वोशंट ग्रुप के अबेलियन होने से कम्यूटेटर ग्रुप आपका जो नॉर्मल सब ग्रुप है उसका भी सब ग्रुप यहाँ पर बन जाएगा। आगे अब और इसका जो हमने क्वोशंट ग्रुप डिफाइन किया है इसके गुणों के बारे में और हम चर्चा करते हैं। तो पिछले इकाइयों में हमने सेंटर ऑफ जी के बारे में डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ जी क्या होता है, कि कोई अगर मान लीजिए जी ग्रुप है तो सेंटर ऑफ जी क्या होता है, जी के ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो कि जी के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेटिव रिलेशन रखे। कि मान लीजिए तो उसको बाकी सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं या ऑपरेट करके देखते हैं कि क्या कम्यूटेटिविटी होल्ड कर रही है कि नहीं। अगर तो एलिमेंट ने आपस में कम्यूटेटिव होते हैं तो जेड जी के जितने भी एलिमेंट्स आप लेंगे, जी के सारे एलिमेंट्स लेंगे, वो सारे ही एलिमेंट एक दूसरे से कम्यूटेटिव होंगे, वो पूरे ग्रुप के जी के बराबर हो जाएगा। अब मान लीजिए जी ये हमारा जी अबेलियन ग्रुप है, तो जी बाई जेड जी हमारा क्या होगा, एक जी बाई जी आपने क्या डिसाइड किया था, पहले देखा था कि तुच्छ समूह क्या होता है, जी बाई जी होता है, जी वो क्वोशंट ग्रुप जी बाई तुच्छ समूह होगा। यहाँ पर जी को अगर जेड सी से रिमूव कर दे तो जी अपॉन जेड जी यहाँ पर क्या है, सेंटर ग्रुप, ये भी हमारा एक तुच्छ समूह हो जाएगा अगर हुआ तो। मान लीजिए तो इस चीज से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि भले ही क्वोशंट ग्रुप अबेलियन हो तो हम ये नहीं कह, क्वोशंट ग्रुप अगर आपका अबेलियन आता है तो हम ये नहीं कह सकते कि ओरिजिनल ग्रुप भी हमारा अबेलियन होगा। बट अगर ऐसा कब हो सकता है कि रिवर्स भी आपका ट्रू हो। रिवर्स ऐसा, अगर इसके लिए कंपल्सरी कंडीशन यही है कि अगर क्वोशंट ग्रुप हमारा चक्रीय साइक्लिक ग्रुप मिल जाता है तो ओरिजिनल ग्रुप भी हमारा जी को भी अबेलियन होना पड़ेगा, तब वो अबेलियन हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर विलोम यहाँ पर सिद्ध यहाँ पर नहीं हो सकता।
तो रिजल्ट यही मिला कि ओरिजिनल ग्रुप जी अगर आपका अबेलियन नहीं है और क्वोशंट ग्रुप आपका अबेलियन है, क्वोशंट ग्रुप अगर आपका अबेलियन है तो ओरिजिनल ग्रुप जी हमारा अबेलियन होगा या नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते। उसके अबेलियन होने की कंडीशन यही है कि क्वोशंट ग्रुप को चक्रीय होना पड़ेगा। अब नीचे प्रमेय 5 में यही स्टेटमेंट दिया गया है कि जी चक्रीय है तो जी हमारा अबेलियन ग्रुप हो। तो ये एक ऐसा एक नया विशेष समूह लिया गया है जिसका अगर आप डिवाइजर आप यहाँ पर ढूंढे तो ये जी का ऑर्डर या तो 1 से डिवाइड होगा या तो p से डिवाइड होगा या तो q से डिवाइड होगा या p इंटू q से ही डिवाइड होगा। और यहाँ पर एक साथ ही अगर आप लैग्रांजेस थ्योरम को देखें तो इसके जितने जी के जितने भी सब ग्रुप होंगे उसके ऑर्डर को जी के ऑर्डर को डिवाइड करना पड़ेगा। अब जी का ऑर्डर पी क्यू है, इसके सब ग्रुप के ऑर्डर की कंडीशन क्या होगी, या तो वो ऑर्डर 1 का होगा या तो वो ऑर्डर पी का होगा या क्यू का होगा या फिर पी इंटू क्यू का ही हो सकता है। यहाँ पर आपने कंडीशन ले रखा है कि जी हमारा अबेलियन ग्रुप नहीं है, तो जेड जी इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर में कितने एलिमेंट्स। अगर वो अबेलियन ग्रुप नहीं है तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ जी ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो सेट के सारे एलिमेंट ओरिजिनल ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव रिलेशन रखे। जब आपने पहले ही कह रखा है कि जी हमारा अबेलियन ग्रुप नहीं है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ जी में सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी से चाहे लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो चाहे राइट में मल्टीप्लाई करो वो नो चेंज रिजल्ट रखता है, यानी ई इंटू एक्स की वैल्यू एक्स इंटू ई की वैल्यू बराबर एक्स ही होती है। तो सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा मिलेगा जो सारे एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव रखेगा। अब हम दूसरे एलिमेंट्स के बारे में भी चर्चा करते हैं कि ऐसा और वहां पर पॉसिबिलिटी है कि जो किसी और एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखे, क्योंकि अनअबेलियन होने के लिए मान लीजिए सेट में 10 एलिमेंट है, 10 में 9 एलिमेंट भी अगर सारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं और एक एलिमेंट ऐसा है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, तो हम यही कहेंगे कि जी हमारा अबेलियन ग्रुप नहीं है। चाहे वहां पर 9 एलिमेंट ने सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, बट एक एलिमेंट तो वहां पर ऐसा था ना जिसने सेटिस्फाई नहीं किया। तो जेड जी में पॉसिबिलिटी है कि एक से ज्यादा एलिमेंट यहाँ पर हो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो पक्का होगा कि होगा। इससे ज्यादा अब हम चेक करते हैं क्या इससे एक एलिमेंट और वहां पर एग्जिस्ट कर सकता है जो सारे एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव हो। तो उसके लिए आप यहाँ पर कंडीशन देखिए, क्योंकि जी का ऑर्डर आपने पी क्यू लिया है, मान लीजिए आप ये कहते हैं, हम ये कन्वर्स लेकर चलते हैं कि हाँ वहां पर एक एलिमेंट है जी का जो कि बाकी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है और वो जेड जी का मेंबर है। अगर ऐसा हम करते हैं तो जेड जी का जो यहाँ पर ऑर्डर होगा वो 1 से बढ़कर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर वो आपकी पॉसिबिलिटी आपने क्या कर रखा है कि जी के जो भी कोटि होगी वो या तो 1 होगी या तो पी होगी या तो क्यू होगी या तो पी इंटू क्यू ही होगी। तो इन सारी बातों को अगर एक ही सूत्र में आप बांधकर आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि जेड जी की वैल्यू यहाँ पर ई ही होना चाहिए। अगर आपने एक भी ज्यादा एलिमेंट्स लिए तो वो उससे एलिमेंट्स में क्या होगा, वो लैग्रांजेस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। लैग्रांजेस थ्योरम यही कहती है कि जो भी ग्रुप का ऑर्डर होगा, क्योंकि जेड जी हमारा सब ग्रुप होता है, उसका ऑर्डर जो कुछ भी होगा वो जी के ऑर्डर को यहाँ पर डिवाइड करना चाहिए। तो इन दोनों, और आपने क्लेम कर रखा है कि जी हमारा अबेलियन ग्रुप नहीं है, यानी जेड जी की वैल्यू जी के बराबर पी क्यू ऑर्डर का तो कभी नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा है तो इस केस में जेड जी की वैल्यू सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगी और इसमें और दूसरा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ऑर्डर पे हम यहाँ पर और रिजल्ट बता सकते हैं कि मान लीजिए जी कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर यहाँ पर 2 से ज्यादा है और वो अबेलियन ग्रुप है, तो जी का ऑर्डर आपने n लिया है, तो ये कंडीशन होती है कि अगर कोई नंबर जी को यहाँ पर डिवाइड कर रहा है तो जी में एक एलिमेंट ऐसा जरूर वहां पर एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर भी उस भाजक के ही बराबर होगा। मान लीजिए आपने ऐसा कहा कि जी कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर यहाँ पर मान लीजिए 10 है, 10 को यहाँ पर 2 नंबर डिवाइड कर रहा है, तो यानी जी में एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा इसमें जिसका ऑर्डर भी 2 के बराबर होगा। तो यही इस प्रमेय 8 का रिजल्ट है, जिसका आगे बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट निकलेगा, आप देखेंगे। इसकी उप प्रमेय यही है कि मान लीजिए कोई, अभी तक हमने जी एक अबेलियन ग्रुप नहीं है अगर, तो उसके बारे में हमने चर्चा की सेंटर ग्रुप क्या होगा। अब अगर जी कोई अबेलियन ग्रुप हो, चक्रीय हो और उसका ऑर्डर पी क्यू हो, तो रिजल्ट ये है कि मान लीजिए जी आपका कोई ग्रुप है और उसका ऑर्डर पी क्यू है और वो अबेलियन है, तो वो क्या होगा, हमेशा ही वो चक्रीय होगा। यही कारण है कि पिछले उदाहरण नंबर 11 में हमने यही लिया था कि यहाँ पर जी एक कोट लिया था, जी आपका पी क्यू ऑर्डर का, तो यहाँ पर हमने क्या लिया था कि ये अबेलियन नहीं है,
यहाँ पर कंडीशन क्या है कि मान लीजिए जी कोई ग्रुप है, वो अबेलियन है और उसका ऑर्डर पीक्यू है, तो वो हमेशा ही यहाँ पर चक्रीय होगा। वहां पर यानी कि चक्रीय होने के कारण वहां पर एलिमेंट्स ऐसे जरूर एग्जिस्ट करेंगे, एक एलिमेंट ऐसे जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर पी इंटू क्यू के बराबर होगा। साथ ही क्योंकि जी ग्रुप है और इसका ऑर्डर पी क्यू है, ये पी क्यू पी से भी डिवाइड हो रहा है, क्यू से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पर दो एलिमेंट ऐसे भी एग्जिस्ट करेंगे जिसका एक का ऑर्डर पी और दूसरा का ऑर्डर वहां पर क्यू होगा, जो कि प्रमेय नंबर 8 यहाँ पर कहती। अब हम अगली इकाई के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि है समूह की समाकारिताएं के बारे में। तो इस इकाई का भी पढ़ने का उद्देश्य यही है कि समूह समाकारिता का क्या परिभाषा है, क्या उसकी उपयोगिता है और क्या उसकी विशेषताएं हैं। इस पूरी यूनिट में पढ़ने के लिए आप उसके बारे में गहन अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो डिटेल में समझिएगा। इसको समझने के लिए आपको ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्वोशेंट सब ग्रुप, कोसेट, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। थोड़ी बहुत फंक्शंस के बारे में जानकारी भी होना चाहिए कि कब कोई ग्रुप कब कोई फंक्शन डिफाइंड होता है और कब फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। तो इसकी पहली परिभाषा यही है कि मान लीजिए यहाँ पर G1 और G2 दो ग्रुप है। यहाँ इसको डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हमें डोमेन और को डोमेन सेट करना है। तो डोमेन एंड को डोमेन को सेट करने के लिए दो अलग अलग ग्रुपों को यहाँ पर एक साथ हम देखेंगे, जिसका बाइनरी ऑपरेशन भी दोनों ग्रुप के अलग अलग है। तो मान लीजिए G1 और G2 यहाँ पर दो आपके सब ग्रुप हैं, जिसमें *1 क्या है, G1 के रिस्पेक्ट में आपका बाइनरी ऑपरेशन है और *2 आपका G2 के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये इस पर अगर हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया जो G1 से G2 पर डिफाइंड होगा, तो ये फंक्शन हमारा समूह समाकारिता तब कहलाएगा जब फंक्शन का इनपुट f ऑफ x और y, यहाँ पर दो एलिमेंट्स हमने लिए G1 के, उसको हमने सेपरेट किया है *1 ऑपरेशन से। इसकी वैल्यू f ऑफ x जो कि एलिमेंट हो जाएगा G2 का, f ऑफ y जो कि एलिमेंट हो जाएगा G2 का, इसको सेपरेट किया है बाइनरी ऑपरेशन *2 से। अगर ये इक्वलिटी यहाँ पर डिफाइन होती है तो हम कहते हैं कि हमारा जो फलन है, जो कि G1 से G2 तक डिफाइंड है, ये फलन हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्यों? क्योंकि इसका डोमेन और को डोमेन में जो हमने यहाँ पर सेट्स ले रखे हैं वो सेट ना होकर एक ग्रुप है G1 और G2। अब इसी पे ही अलग अलग कंडीशन लगाकर अब देखिए इनकी उपयोगिता कैसे हम बढ़ाते हैं वो देखिए। तो दूसरा यहाँ पर डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन जो है अंतराकारिता इंडोमॉर्फिज्म का। इंडोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि मान लीजिए आपने डोमेन और को डोमेन के जो आपने ग्रुप ले रखे हैं वो दोनों ग्रुप को सेम कर दिया, G1 को G2 को G1 से रिप्लेस कर दिया, यानी G1 G2 को अगर हम किसी ग्रुप G से रिप्लेस कर दें और बाइनरी ऑपरेशन भी सबके सेम हो जाए, तो ऐसा फंक्शन जो G स्टार से G स्टार पे डिफाइंड होगा, तो वो फंक्शन जो हमारा अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी समूह समाकारिता को डिफाइन करता है, तो ऐसे फंक्शन को हम इंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में बस हमने क्या किया, डोमेन एंड को डोमेन के सेट के सेम कर दिया है। अब ये जो हमने फलन डिफाइन किया है समूह समाकारिता, ये हमारा 1-1 कब होता है, एकाकी कब होता है, ये 1-1 को भी आपने फंक्शन में डिटेल में समझ रखा है। तो ये फंक्शन हमारा 1-1 फंक्शन कब होता है? जब ये फंक्शन की जो प्रॉपर ये यहाँ पर जो हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है, ये फंक्शन खुद में एक 1-1 फंक्शन हो, यानी ये डोमेन के एक एलिमेंट का जो इमेज है वो को डोमेन के एक एलिमेंट से यहाँ पर डिफाइंड हो। तो अगर फंक्शन हमारा यहाँ पर 1-1 होगा, तो जो भी हमारा ये समूह समाकारिता ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हमने डिफाइन किया, ये फंक्शन हमारा मोनोमॉर्फिज्म कहलाता है। और ये फंक्शन अगर हमारा ऑन्टो फंक्शन होगा तो ये फंक्शन हमारा एपीमॉर्फिज्म कहलाता है, यानी कि आच्छादक समाकारिता कहलाता है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही रिकॉल किया कि फंक्शन के थोड़ा जानकारी यहाँ पर होना पहले जरूरी है। ग्रुप के साथ साथ फंक्शन कब हमारा 1-1 होता है, कब हमारा ऑन्टो होता है, एक कब होता है और कब हमारा आच्छादक होता है, ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। अब हम और परिभाषाओं को आगे बढ़ाते हैं कि मान लीजिए हमारे पास G1 G2 दो ग्रुप हैं जो कि *1 एंड *2 पे डिफाइंड है, और F1 हमारा यहाँ पर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है जो G1 से G2 तक डिफाइंड है। तो इसके इमेज के बारे में, इमेज सेट कैसे बनेगा और वो किस तरह से उस इमेज का जो सेट बनेगा उसका भी एक विशेष नाम है, वो देखिए। तो मान लीजिए F का जो प्रतिबिंब या इमेज है वो क्या होगा? प्रतिबिंब जो इमेज है वो G2 का सबसेट होगा और ऐसे fx का कलेक्शन होगा जिसके रिस्पेक्ट में डोमेन में एक एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट हो x।
इमेज सेट क्या होता है? इमेज सेट यानी कि डोमेन में आपके हर ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन, को डोमेन के ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जिसके रिस्पेक्ट में डोमेन में वहां पर कोई ना कोई एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए? समाकारिता, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होने के बाद उसके इमेज का जो सेट होगा उसको हम इमेज IM ऑफ F, इमेज से ही यहाँ पर IM वर्ड लिया गया और फंक्शन का F लिया गया है, इसको हम समाकारी प्रतिबिंब भी कहते हैं। होमोमॉर्फिक इमेज भी इस सेट का नाम होता है और इसको रिप्रेजेंटेशन IMF से कहते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं इमेज ऑफ F। तो इमेज ऑफ F क्या होगा? ये जो भी हमारा ऐसे fx का कलेक्शन होगा जिसके रिस्पेक्ट में डोमेन में x, वहां पर एक x प्रेजेंट हो। तो ये क्या है? को डोमेन G2 के ही एलिमेंट का कलेक्शन है, यानी कि ये इमेज ऑफ F हमेशा G2 का ही कोई सबसेट होता है। अगर यही इमेज ऑफ F हमारा G2 के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा समूह समाकारिता ही हमारा यहाँ पर आच्छादक फंक्शन है। नेक्स्ट में आप नंबर 2 में उसके कर्नल की बात की जा रही है। कर्नल क्या होता है फंक्शन f का? कर्नल ऑफ f को हम KER पर वर्ड कर्नल से ही लिया गया है, जिसको हिंदी में अष्ट भी कहते हैं, और f का फंक्शन f लिया गया है। ये ऐसे डोमेन के ऐसे एलिमेंट्स के कलेक्शन होता है जो को डोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट को मैप करती है। तो ये कर्नल ऑफ f क्या है? किसके एलिमेंट का कलेक्शन है? डोमेन के एलिमेंट का कलेक्शन है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा डोमेन का सबसेट होता है, जहां पर को डोमेन के एलिमेंट को इमेज करती है, के आइडेंटिटी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जिसको हमने यहाँ पर E2 से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो कर्नल ऑफ F क्या होता है? ये आपका डोमेन का सबसेट होता है। और इमेज ऑफ F क्या होता है? ये आपका को डोमेन का सबसेट होता है। कर्नल ऑफ F की वैल्यू अगर यहाँ पर आए एक 0 हो जाती है, यहाँ पर एलिमेंट अगर नहीं मिलते तो हम कहते, एक ही एलिमेंट वहां पर अगर मिलता है तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन यहाँ पर 1 1 है। और अगर इमेज ऑफ F पूरे G2 के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा ऑनटो है। तो सबसे पहले इन सबको डिफाइन करने के लिए फंक्शन हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होना है, उसके बाद हम ये बताते हैं कि क्या इमेज वैल्यू है और क्या इसका कर्नल है। तो एक उदाहरण यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर एडिशन है, से हमने डिफाइन किया कोडोमेन हमने लिया यहाँ पर रियल नंबर सेट, जिसका बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर एडिशन है। फंक्शन किस तरह से डिफाइन हो रहा है? जो यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पर हम इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट हमें यहाँ पर एक रियल नंबर मिल रहा है। तो f ऑफ x प्लस IY की वैल्यू यहाँ पर x के बराबर आ रही है। तो इसका अब हमें ये चेक करना है कि f क्या यहाँ पर एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो इसका इमेज f की वैल्यू क्या होगी और इसके कर्नल f की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन को करने का यही है कि पहले तो हमें यही देखना है कि क्या ये फंक्शन सुपरिभाषित, ये डिफाइंड फंक्शन है कि नहीं। तो पिछले यूनिट में आपने इस पर गहन चर्चा कर रखी है कि जो हमारा यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है f ऑफ x प्लस IY की वैल्यू x, ये फंक्शन है या नहीं, इसको हमें कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम शॉर्टकट में पहले ही आपको बता दें कि ये फंक्शन होता है, आप इसको प्रूव करिएगा। आप हमें इसको पहला स्टेप यही है कि हमें इसे जांच करनी होगी। नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि क्या ये फंक्शन अब समूह ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। तो स्टेप 2 हमें ये देखना होगा कि क्या इसका डोमेन कोई ग्रुप फॉर्मेट करता है कि नहीं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारा ग्रुप बनता है, तो इसका डोमेन हमारा ग्रुप है। को डोमेन क्या रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कोई ग्रुप बनाता है या नहीं? वो भी ग्रुप बनाता है। तो यानी इसका स्टेप 2 भी क्लियर है कि कोई यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो एक ग्रुप में डिफाइंड है। अब हम आते हैं कि क्या ये जो विशेष एक हमारी कंडीशन थी कि f ऑफ x1 स्टार 1 y की x स्टार 1 y की वैल्यू f ऑफ x स्टार 2 f ऑफ y के बराबर है कि नहीं, जहां पर x y की वैल्यू हमारा प्रथम जो हमारा डोमेन सेट का ग्रुप होता है उससे आती है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कंडीशन के लिए c के 2 एलिमेंट्स को लेंगे। c क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका एलिमेंट्स a प्लस IB और c प्लस ID के फॉर्मेट में होगा, और इस पर हम f ऑपरेट करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन C का है, यहाँ पर एडिशन से सेपरेट करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे कि क्या उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट हमने फंक्शन को डिफाइन किया है कि जब भी फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऑपरेट हो रहा है तो रिजल्ट वैल्यू हमें एक रियल नंबर मिल रहा है। तो f की वैल्यू अगर a प्लस IB प्लस c प्लस ID पे ऑपरेट होगी तो रिजल्ट वैल्यू हमें एक रियल नंबर मिलेगी जो कि a प्लस c के बराबर होगी। और a की वैल्यू
फंक्शन के फॉर्मेट में हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस आई बी, एंड प्लस बी प्लस से सेपरेट होगा, सी की वैल्यू क्या होगी, एफ प्लस सी प्लस आई डी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी एफ हमारा एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है जिसका डोमेन सेट कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और को डोमेन सेट रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पर है। अब हम इसके इमेज और कर्नल के बारे में बात करते हैं। तो इसके इमेज में ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जिसके इमेज ऐसे एलिमेंट्स का करेक्शन होगा जिसका इनपुट हमारा रियल नंबर से आए। तो ये हम देखते हैं कि इमेज इसकी वैल्यू रियल नंबर पूरा सेट ही आ जा रहा है। तो यानी कि ये जो फंक्शन यहाँ पर स्पेशल फंक्शन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया गया है, ये फंक्शन ये हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये ऑन्टो फंक्शन है। कर्नल एफ के बारे में अगर हम देखते हैं तो कर्नल एफ ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जो आर के आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आर का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आर एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट फिक्स है जो कि 0 है। यानी कर्नल एफ में हम ऐसे एलिमेंट के कलेक्शन को यहाँ पर सर्च कर रहे हैं जो कि जिसका इनपुट कॉम्प्लेक्स नंबर हो और वो जिस पर जब भी हम फंक्शन को ऑपरेट कर रहे हैं तो वो हमें 0 दे रहा है। तो यानी ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो रहा है। तो यानी कर्नल एफ में मुझे ऐसे एलिमेंट्स के कलेक्शन मिल रहे हैं जिसका वास्तविक पार्ट हमेशा 0 होगा, वो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर का सेट होगा, तो जिसका वैल्यू होगी i इंटू आर से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपने क्या पाया कि जो भी यहाँ पर हमने फंक्शन डिफाइन किया, ये फंक्शन हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, इसके इमेज की वैल्यू क्या है, वो पूरे आर के बराबर है, तो ये ऑन्टो फंक्शन है। कर्नल एफ की वैल्यू एक प्योरली इमेजिनरी नंबर और 0 का यहाँ पर एक समुच्चय मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और प्रमेय नंबर, इसकी कुछ बहुत सारी प्रमेय हैं जिनका आप उपयोगिता आप यहाँ पर देखेंगे। उसके रिजल्ट्स के बारे में देखिएगा जरा यहाँ पर कि मान लीजिए एफ कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है जो कि G1 से G2 में डिफाइंड है, स्टार 1 एंड स्टार 2 बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर पहले से दे रखा है। तो इस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की विशेषता ये होती है कि जब भी फंक्शन जीवन के किसी आइडेंटिटी को यहाँ पर इमेज के जीवन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, अगर इसके इमेज की वैल्यू को हम देखें तो वो हमेशा ही G2 की आइडेंटिटी एलिमेंट को ही मैप करता है। मान लीजिए यहाँ पर E1 आइडेंटिटी G1 का है और E2 आइडेंटिटी G2 का है, तो अगर F G1 के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट की इमेज की वैल्यू अगर हम चर्चा करें तो हम पाएंगे कि इसकी वैल्यू हमेशा ही G2 के को डोमेन के एलिमेंट के आइडेंटिटी के बराबर ही होगी। अब इनवर्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए x का इनवर्स आपने G1 के रिस्पेक्ट में x इनवर्स को रिप्रेजेंट किया है, तो यानी G1 के x इनवर्स एलिमेंट का जो इमेज वैल्यू होगी वो G2 के एलिमेंट्स का जो भी G2 का जो इमेज वैल्यू मिलेगी उसका इनवर्स करने पर उसके बराबर हो जाएगी। यानी x अगर G1 में है तो f ऑफ x इनवर्स की वैल्यू f ऑफ x का ही जो हम इनवर्स कर लेंगे वही वैल्यू होगी। आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि मान लीजिए x हमने डोमेन के एलिमेंट लिया G1 का, तो इसका जो x का अगर x G1 के रिस्पेक्ट में इनवर्स अगर x का x इनवर्स है तो इसकी इमेज वैल्यू में हम देखेंगे कि x इनवर्स का जो इमेज का इनवर्स होगा वो f ऑफ x का इनवर्स होगा यहाँ पर। तो दोनों ही थ्योरम से यहाँ पर आपने अगर ये समूह समाकारिता है तो इसके रिजल्ट के बारे में आप बिना चेक किए इस रिजल्ट को आप देख सकते हैं और इस रिजल्ट को हम एग्जाम्पल से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अब इस थ्योरम का हम विलोम अगर हम देखें कि मान लीजिए कंडीशन कोई भी एक हमने फंक्शन लिया जो कि एक कंडीशन और दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो सेटिस्फाई करने के बाद क्या हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। तो इसके बारे में आप उदाहरण अगला ही उदाहरण यही दिखा रहा है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये वन साइड का कंडीशन थ्योरम है। ये कन्वर्स के लिए ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पर ये प्रूफ नहीं कर सकती कि ओरिजिनल फंक्शन f हमारा यहाँ पर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा। तो उदाहरण में हम देखते हैं कि मान लीजिए h आपका g का कोई नॉर्मल सब ग्रुप है एंड p कोई फंक्शन हमने g से g बाई h क्वोशंट ग्रुप में यहाँ पर हमने डिफाइन किया है, तो p हमारा एक ऑन्टो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है, ऑन्टो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है। अब इसके कर्नल के बारे में अगर आप चर्चा करें तो कर्नल की जो वैल्यू होती है वो ग्रुप जो नॉर्मल सब ग्रुप H के बराबर होती है। तो अगर H आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा और P हमने इस पर कोई ग्रुप P हमने कोई इस पे फंक्शन डिफाइन करते हैं इसके सेट G से क्वोशंट ग्रुप के फॉर्म में क्वोशंट ग्रुप में, तो ये जो हमारा फंक्शन होगा ये फंक्शन हमेशा ही ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म होगा और इसके कर्नल की वैल्यू हमेशा ही नॉर्मल ग्रुप जिस पर हमने ग्रुप फंक्शन डिफाइन किया है नॉर्मल सेट H के हमेशा बराबर होगा।
अगली प्रमेय के बारे में से देखिए तो यहाँ पर कंपोजिशन, दो फंक्शन को आपस में मिलाकर जो कंपोजिशन, एक नया फंक्शन यानी मिडिल जो यहाँ पर ग्रुप है, अगर उसको पहला फंक्शन G1 से G2 और दूसरा फंक्शन G2 से G3 यहाँ पर डिफाइंड है, तो अगर मिडिल फंक्शन यहाँ पर G2 को हम रिप्लेस करके एक कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन करें G1 से G3 में, तो ये फंक्शन भी क्या होगा, ये भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा। तो कंपोजिशन भी हमारी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी को यहाँ पर प्रिजर्व करता है। इसके लिए ये आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर दो फंक्शन जो कि जिसका डोमेन एंड कोडोमेन और दूसरे में पहले ग्रुप का कोडोमेन डोमेन हो जाए और तीसरा ग्रुप वहां पर G3 आ जाए, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर ये दोनों ही फंक्शन यहाँ पर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका कंपोजिशन भी हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा। अब हम इस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के कर्नल और इमेज के बारे में बात करते हैं कि ये वास्तव में कोई ग्रुप बनाते हैं या सबसेट्स होते हैं। तो मान लीजिए F कोई आपका ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो, तो इसका कर्नल F क्या होता है, यानी ऐसे G1 के सारे G1, ये कर्नल F क्या होगा, कर्नल F ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन होता है जो G2 के आइडेंटिटी एलिमेंट को मैप करे। तो ये अगर इसका ग्रुप सेट बनाया जाए तो ये कर्नल F जो सबसेट, ये सेट्स होता है वो डोमेन G1 का सबसेट होता है। अगर 1-1 फंक्शन होगा तो 1-1 की फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, यानी G1 के एक एलिमेंट की इमेज G2 के एक एलिमेंट पर ही जाएगी, G1 के दूसरे एलिमेंट की इमेज G2 के दूसरे एलिमेंट पे जाएगी। G1 के कोई भी दो एलिमेंट की इमेज G2 के किसी एक एलिमेंट से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तब हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा 1-1 है। इस केस में क्या होगा कर्नल F में, यानी कंडीशन यही है कि आइडेंटिटी एलिमेंट तो G2 के आइडेंटिटी एलिमेंट को ही मैप करता है, तो कर्नल F में G1 का सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा, बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो G2 के आइडेंटिटी को मैप करे। अब कर्नल F का कंडीशन ही यही, कर्नल F का फॉर्मेशन ही यही है कि वो ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन है जो कोडोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट को मैप करे। और ये भी नियम हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट की इमेज हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट को मैप करती है। तो कर्नल F में एक ही एलिमेंट होगा और वो इवन होगा। तो ये दोनों ही तरफ से प्रूफ है। अगर F आपका 1-1 है, ग्रुप 1-1 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो कर्नल F में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और अगर दूसरी साइड में आप कन्वर्स सोचना चाहें कि अगर कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है और उसके कर्नल में एक ही एलिमेंट है, तो आप कह सकते हैं कि वो हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म 1-1 ही होगा। तो यही प्रमेय नंबर 4 में यही चीज बताया गया जो कि दोनों ही तरफ से यहाँ पर सत्य है। अगली प्रमेय के बारे में देखिए इसके रिस्पेक्ट में कि मान लीजिए F हमारा कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। अब आप ये कहते हैं कि ऐसे एक ऐसा समुच्चय है कि जो G1 को जनरेट कर रहा है, यानी जनरेट करने का मतलब S उसका एक हमने स्मॉलेस्ट सेट बनाया है, एक G1 के ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन बनाया है जिसको अगर आपस में हम ऑपरेट करें तो G के सारे एलिमेंट्स वहां पर मुझे मिल जाएंगे। तो हम इस ऐसे स्मॉलेस्ट जो सबसेट बनता है उसको हम G का जनरेटर कहते हैं। अब इस पे अगर हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म सेट कर दिया तो S के सारे एलिमेंट का इमेज का अगर हम एक कलेक्शन बनाए और उसको F ऑफ S से रिप्रेजेंट करें तो हम पाएंगे कि F ऑफ S हमारा G2 को यहाँ पर जनित कर देता है, वो G2 का जनरेटर यहाँ पर बन जाता है। तो नेक्स्ट प्रमेय ये कहती है, मान लीजिए हमने एक फंक्शन लिया G1 से G2 की जो कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है और G1 हमारा अबेलियन ग्रुप है, तो F ऑफ G1 भी हमारा अबेलियन ग्रुप है। तो आपने पिछले कई थ्योरम्स को बताने का उद्देश्य यही है कि आप देखेंगे कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ग्रुप की कई सारी प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व कर रहा है। अगर ओरिजिनल आपका डोमेन सेट यहाँ पर अबेलियन है तो इसका इमेज भी यहाँ पर अबेलियन है। अगर ओरिजिनल ग्रुप G1 आपका S1 से जनरेट हो रहा है तो उसका इमेज भी क्या है, उसका इमेज जो FS है वो G2 को जनरेट कर रहा है। तो आपने पिछले प्रमेय का बताने का उद्देश्य यही है कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, अब देखिए कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर हैं, अगर वो G1 में सेटिस्फाई हो रही तो उसकी इमेज में भी वो चीजें वहां पर सेटिस्फाई हो रही है। इसका प्रूफ भी स्लाइड में आपको देखिए यहाँ पर दे रखा है कि अगर यहाँ पर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है और ओरिजिनल ग्रुप आपका अबेलियन है तो उसका इमेज ग्रुप भी यहाँ पर अबेलियन ही होगा। अब हम ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बात करते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म से एक स्टेप आगे के बारे में कि इसको भी डिफाइन करने के लिए आपको दो ग्रुप G1 G2 की जरूरत होती है और दो बाइनरी ऑपरेशन *1 एंड *2 की जरूरत होती है, जो कि यहाँ पर लिखा नहीं है। बट अगर दो ग्रुप यहाँ पर जरूरत है तो उसके रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन भी दोनों चेंज होने चाहिए, क्योंकि ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म से ही एक स्टेप आगे का फंक्शन है। तो ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए पहला कंडीशन यही है कि ये फंक्शन को ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। अब उसमें ऐसी कौन सी कंडीशन को हम बढ़ा देंगे जिससे वो ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म हो, तो उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर समझिए। तो मान लीजिए G1 G2 यहाँ पर दो समूह है और फंक्शन F हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि जो F ऑफ
एक्स स्टार वन वाई की वैल्यू एफ एक्स स्टार टू इंटू एफ वाई के बराबर है, जहां पर एक्स वाई की वैल्यू, जहां पर एक्स वाई जो इनपुट एलिमेंट है वो G1 से लिए गए हैं और एफ एक्स और एफ वाई आपके G2 के एलिमेंट्स है। तो ये हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तब कहलाता है जब ओरिजिनल फंक्शन एफ हमारा 1 1 और ऑन्टो दोनों हो जाए। तो फंक्शन को क्या क्या होना चाहिए? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और ऑन्टो होना चाहिए। ये तीनों अगर एक साथ हुआ तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है G1 से G2 में। अब यहाँ पर भी हम इस फंक्शन को, इसका इस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे हम कह सकते हैं? ये भी कह सकते हैं कि G1 ग्रुप हमारा G2 के आइसोमॉर्फिक है या तुल्यकारी है। इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए, दो पैरेलल लाइन और उसके ऊपर एक तिरछी लाइन से हम इसको आइसोमॉर्फिक का जो यहाँ पर तुल्यकारी का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसका उपयोग यहाँ पर हम करते हैं। अगर G1 पैरेलल लाइन और ऊपर से तिरछी लाइन G2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ फंक्शन है G1 से G2 जो डिफाइन किया गया है, ये फंक्शन हमारा ग्रुप हो आइसोमॉर्फिक है। अब G1 से G2 लिखा हुआ हो या G2 से G1 लिखा है, अगर कोई ग्रुप हमारा G1 से G2 आइसोमॉर्फिक है तो ये भी क्लियर पता होता है कि G2 से G1 भी वो फंक्शन हमारा ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है। बट होमोमॉर्फिज्म में हम इनवर्स ये चीज होती है, ये चीज यहाँ पर नहीं कह सकते। यहाँ से हम फंक्शन को कि इनवर्स फंक्शन होने के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फंक्शन इनवर्स, अगर फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको याद हो, मैं रिकॉल करूं, फंक्शन कब हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं? जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो, यानी कि फंक्शन 1 1 भी हो और फंक्शन ऑन्टो भी। तो यहाँ पर आपने देखिए, जब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो वहां फंक्शन 1 1 है या ऑन्टो है, इसके बारे में कोई कंडीशन नहीं है। इसीलिए कोई भी फंक्शन अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो वो इनवर्स भी उसका G2 से G1 डोमेन को कोडोमेन चेंज करने पर भी वो होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बट अगर फंक्शन आपका ग्रुप आइसोमॉर्फिक है तो इसका इनवर्स फंक्शन भी ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है। अगले में हमने क्या किया, मान लीजिए G1 और G2 किसी एक सेम ग्रुप G से हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, तो यानी एक फंक्शन आप जिसको G से G पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस फंक्शन को हम यहाँ पर ऑटोमॉर्फिज्म यानी स्वकारिता से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये G से G का ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म एक ऑटोमॉर्फिज्म या स्वकारिता कहलाती है। अब मान लीजिए G1 और G2 हमने दो ग्रुप लिए जिनका आपने कहा कि दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक होते हैं और इसका इनवर्स भी आइसोमॉर्फिक होता है। इस स्ट्रांग स्टेटमेंट को और डीप में हम यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए G1 ग्रुप है और G2 ग्रुप है और दोनों का ऑर्डर यहाँ पर फाइनाइट है और समान है। तो क्या ये कंडीशन, क्या ये बस इतनी ही कंपल्सरी कंडीशन है कि किसी ग्रुप को ग्रुप आइसोमॉर्फिक होने के लिए? इसके बारे में आप यहाँ पर चर्चा करिए। तो Z4 ग्रुप लिया और K4 क्लीन 4 ग्रुप लिया, इन दोनों में ही 4 एलिमेंट होते हैं। बट अगर इन पर आप फंक्शन डिफाइन करिए Z4 से K4 में क्लीन 4 ग्रुप में, तो आप देखेंगे कि ये फंक्शन हमारा ग्रुप आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो दोनों में दो ग्रुप में डोमेन एंड कोडोमेन में एलिमेंट का समान होना ये कतई कंपल्सरी कंडीशन नहीं है, ये शो करने के लिए कि फंक्शन हमारा ग्रुप आइसोमॉर्फिक है। तो उसके लिए और भी नेसेसरी कंडीशन वहां पर जरूरी है। वो कंडीशन यही है कि दोनों ही जो ग्रुप होते हैं जिनको हमने आइसोमॉर्फिक है, वो ग्रुप आपस में गुणों में भी बराबर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया, इसमें Z4 जो ग्रुप है वो हमारा चक्रीय ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है, बट K4 हमारा साइक्लिक नहीं है। तो अगर एक भी गुण दोनों G1 और G2 में आपने ऐसा निकाल दिया जो दोनों में कॉमन नहीं है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ग्रुप हमारा तुल्यकारी नहीं है या फिर ये ग्रुप आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो कथन दिया हुआ जो यहाँ पर कथन, अगर हम सत्य और असत्य, इसकी असत्यता के बारे में देखें तो ये कथन हमारा असत्य है। आगे हम और फंक्शन के बारे में बता रहे हैं। प्रमेय 8 जो मैंने पहले ही आपको बताया कि G1 G2 में अगर कोई हमने ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन किया है तो इसका इनवर्स फंक्शन भी हमारा ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म होगा, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन आइसोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के बारे में हमने इसके बारे में चर्चा नहीं की। यहाँ पर इनवर्स इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन ग्रुप आइसोमॉर्फिक होने के लिए 1 1 एंड ऑन्टो है, और 1 1 ऑन्टो ही एक ओनली कंडीशन होती है इनवर्स होने के लिए। अब अगला उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर हमने एक डोमेन सेट किया जो कॉम्प्लेक्स नंबर C* से लिया है, ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिया है। इसी तरह हमने एक रियल नंबर सेट पे कोडोमेन का रियल नंबर सेट लिया और विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और यहाँ पर R में हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये फंक्शन हमारा तुल्यकारी है कि नहीं। तो इसके बारे में आप देखिए, यहाँ पर
मैंने पिछले ही आपने उसमें देखा कि दोनों ग्रुप के सारे गुण यहाँ पर बराबर होने चाहिए। कोई भी एक ऐसा ग्रुप आपको मिला, कोई भी एक ऐसी कंडीशन मिली जो पहले में सेटिस्फाई हो रही है और दूसरे ग्रुप में सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ग्रुप में के बीच में कोई भी दोनों ग्रुप के बीच में यहाँ पर ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म का यहाँ पर रिलेशन नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए कि हमने एक एलिमेंट लिया यहाँ पर 1 का, तो 1 का यहाँ पर ऑर्डर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, और जहां पर ऑर्डर -1 का अगर आप ऑर्डर देख रहे हैं तो 2 आ रहा है। दूसरा आई का यहाँ पर जो ऑर्डर है वो FI के बराबर आ रहा है, और वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखें तो आई का जो ऑर्डर है इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में वो 4 है, और इसी के रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू होनी चाहिए वो जो इमेज की जो यहाँ पर आई की वैल्यू होगी वो भी यहाँ पर 4 के बराबर होनी चाहिए। बट आप यहाँ पर देखेंगे कि जो +-1 का यहाँ पर ऑर्डर वैल्यू है वो दोनों का डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो इस चीज में हमें आप यहाँ पर रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये दोनों ही जो यहाँ पर हमने डोमेन एंड कोडोमेन सेट लिया है, इस पे जो हमने ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म फंक्शन सेट किया है, ये वैल्यू यहाँ पर बराबर नहीं है। ये जो ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म यहाँ पर हमने सेट किया है, ये फंक्शन हमारा ग्रुप आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो डिस्प्रूव करने के लिए एक सिंपल कंडीशन भी यहाँ पर काफी है। तो पिछले उदाहरण में आपने देखा कि ग्रुप का गुण जो था कि पहला ग्रुप आपका चक्रीय था, दूसरा चक्रीय नहीं था, इसलिए आइसोमॉर्फिक नहीं था। यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स के ऑर्डर सेम नहीं है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने सिमेट्रिक ग्रुप का आपने 2 सिमेट्रिक ग्रुप का एग्जांपल लिया। पहले सिमेट्रिक ग्रुप में जितने साइक्लिक ग्रुप होंगे, साइक्लिक एलिमेंट होंगे, जितने भी ऑर्डर के उतने ही एलिमेंट्स दूसरे ग्रुप में भी होने चाहिए, नंबर ऑफ साइकिल्स वाले एलिमेंट। किसी एलिमेंट्स का ऑर्डर अगर वहां पर 4 ऑर्डर का एलिमेंट 3 एलिमेंट है तो उतने ही ऑर्डर के एलिमेंट दूसरे ग्रुप में भी होने चाहिए। तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब जितने भी गुण आपके ओरिजिनल ग्रुप में पहले डोमेन के ग्रुप में है, उतने ही गुण आपके कोडोमेन के ग्रुप में भी होने चाहिए, तभी ये आप कह सकते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन है कि ये आपका ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म होगा। अब कुछ तुल्यकारिता की पे बेस्ड हमने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत गहन चर्चा की। इसकी कुछ मूलभूत 3 बहुत विशेष प्रमेय है, रिजल्ट है, जो कि क्वोशंट ग्रुप पे भी डिफाइंड है। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो पहली प्रमेय है, इसको हम समाकारिता का मूल प्रमेय कहते हैं। ये फर्स्ट थ्योरम है तुल्यकारिता की, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म की। तो उसके बारे में जरा यहाँ पर देखिए। मान लीजिए G1 G2 2 समूह है। G1 G2 यहाँ पर हमने 2 ग्रुप लिया और F हमने उस पे एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म यहाँ पर डिफाइन किया है। तो कह सकते हैं कि G1 का कर्नल F क्या था ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में? कर्नल F उसका G1 का एक नॉर्मल सब ग्रुप था। तो नॉर्मल सब ग्रुप अगर कर्नल F है तो G1 बाई कर्नल F एक विभाग समूह के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। विभाग समूह बनाने के लिए क्या चाहिए था? हमें ग्रुप चाहिए और एक नॉर्मल सब ग्रुप चाहिए। तो क्वोशंट ग्रुप यानी वहां पर उसके अस्तित्व के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो G1 अपॉन कर्नल F यहाँ पर डिफाइंड है। ये जो इसकी जो ग्रुप बनेगा, ये जो क्वोशंट ग्रुप बनेगा, ये हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है इमेज ऑफ F के। इमेज ऑफ F क्या है? ये G2 का सब ग्रुप है। तो मान लीजिए कोई आपने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म सेट किया है G1 से G2 का, तो क्वोशंट ग्रुप ऑफ G1 विद रिस्पेक्ट टू कर्नल F आइसोमॉर्फिक किसके होगा? इमेज ऑफ F के। अब अगर आप ये कहते हैं कि जो आपका ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है अगर वो ऑन्टो फंक्शन होगा, तो उस केस में जो आपका क्वोशंट ग्रुप G1 अपॉन कर्नल F होगा वो आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ F ना होकर इमेज ऑफ F हमारा G2 के क्योंकि बराबर हो जाएगा ऑन्टो के कंडीशन में, तो वो G2 से रिप्लेस होके आइसोमॉर्फिक G2 के बराबर होगा। तो ये जो हमारी पहली प्रमेय है तुल्यकारिता पे, आइसोमॉर्फिज्म पे, जिसकी इनपुट यहाँ पर कंडीशन समूह ग्रुप होमोमॉर्फिज्म था यहाँ पर सिर्फ, और ऑन्टो कंडीशन है यहाँ पर। अगर ये दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है तो हम ये पहली थ्योरम है समाकारिता का मूल प्रमेय जिसे कहते हैं, ये हमारी तुल्यताकारिता की पहली प्रमेय के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो इसमें भी आप देखिए, इसको समझने के लिए आपको क्वोशंट ग्रुप का कॉन्सेप्ट होना आपके दिमाग में क्लियर होना बहुत जरूरी है कि क्वोशंट ग्रुप के फॉर्मेशन के लिए आपको एक पहले नॉर्मल ग्रुप की जरूरत पड़ती है, जिसको हमने कर्नल F से रिप्रेजेंट किया। कर्नल F क्या होता है? वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म अगर है F फंक्शन तो वो G1 का कर्नल नॉर्मल ग्रुप होता है, यानी G1 अपॉन कर्नल F के बारे में हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं। और ये आइसोमॉर्फिक किसके होगा? इमेज ऑफ F का, जो कि सबसेट है G2 का। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 केस हो सकता है कि कर्नल F की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 नहीं होगी।
अगर मान लीजिए कर्नल एफ की वैल्यू 0 होती है, यानी वो सिर्फ G2 की आइडेंटिटी, 0 होने का मतलब वो G2 के एक एलिमेंट को, जीवन के एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ 0 नहीं, वो 0 मतलब जीवन की आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा 1-1 है। और अगर फंक्शन हमारा 1-1 है और एफ हमारा जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, उस केस में हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और आइसोमॉर्फिक होने की वजह से हम इसके इनवर्स के बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। अगर कर्नल एफ की वैल्यू हमारे इस स्थिति में 0 होती है, प्रमेय नंबर 10 को ये फॉलो करता है। प्रमेय नंबर 10 क्या कहता है कि फंक्शन ऑन्टो हो तो आइसोमॉर्फिक, ये जो क्वोशिएंट सेट बनाया है वो G2 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो ऑन्टो वो पहले से ही फंक्शन है। एक है कि आप कह दे रहे हैं कि कर्नल एफ की वैल्यू 0 है तो वो ऑटोमेटिक वो 1-1 फंक्शन हो जाएगा, और हमने फंक्शन को ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पहले से ही डिफाइन किया गया है। तो आप तीनों कंडीशन को अगर एक साथ पिरोए तो आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारा तुल्यकारी फंक्शन है, और इनवर्स फंक्शन की भी यहाँ पर हम चर्चा कर सकते हैं। अब इसके उप प्रमेयों के बारे में हम चर्चा करें तो कोई भी दो इनफाइनाइट साइक्लिक जो ग्रुप होते हैं वो हमेशा ही आइसोमॉर्फिक होते हैं। समान कोटि के अगर कोई दो हमने साइक्लिक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लिए तो वो भी हमारे ग्रुप यहाँ पर आइसोमॉर्फिक होते हैं। अब हम दूसरी तुल्यकारिता के प्रमेय के बारे में यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। मान लीजिए H और K किसी ग्रुप G के सब ग्रुप हैं, जहां पर K हमारा एक नॉर्मल ग्रुप है। H और K हमने दो सब ग्रुप लिया जिसमें K हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है, तो H अपॉन H इंटरसेक्शन K जो हमारा ग्रुप बनेगा वो आइसोमॉर्फिक होगा HK अपॉन K के। H अपॉन H इंटरसेक्शन K के बारे में अगर आपने चर्चा किया है तो इसका मतलब अगर K हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है तो H इंटरसेक्शन ग्रुप का जो दो ग्रुप का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी आपने पिछली इकाइयों में चर्चा कर रखा है कि अगर दो सब ग्रुप है तो इनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है। यूनियन के लिए तो कंडीशन है कि एक ग्रुप दूसरे में टोटली कंटेन होना चाहिए, बट इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है कि अगर दोनों बस ग्रुप होंगे तो उसका इंटरसेक्शन भी हमारा वो ओरिजिनल ग्रुप का ही सबसेट सब ग्रुप कहलाता है। तो अगर K हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसका इंटरसेक्शन के बारे में अगर हमने क्वोशिएंट के बारे में यहाँ चर्चा की है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर H इंटरसेक्शन K भी एक नॉर्मल सब ग्रुप है और H अपॉन H इंटरसेक्शन K आइसोमॉर्फिक हो जाएगा HK अपॉन K के। तो यही हमारी तुल्यकारिता की दूसरी प्रमेय है। अब हम तृतीय प्रमेय के बारे में जाते हैं कि जो कि हमारा ये क्वोशिएंट ग्रुप और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म इन तीनों पर आधारित है। मान लीजिए H और K दो समूह है G के, और दोनों ही ग्रुप क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ऐसे नॉर्मल सब ग्रुप है कि H और K में भी आपस में रिलेशन है कि K हमारा सबसेट है H का। तो G हमारा ओरिजिनल ग्रुप है, HK उसके नॉर्मल ग्रुप है, और K हमारा सबसेट है, सब ग्रुप है H का, सबसेट है H का। आपस में वो सब ग्रुप है कि नहीं उसके बारे में नहीं कहा गया है, बस इतनी कंडीशन है कि H और K G के सब जो है नॉर्मल सब ग्रुप होंगे और K हमारा H का सबसेट है। तो उस केस में G बाई K के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं क्योंकि K हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है। ये क्वोशिएंट ग्रुप किसके साथ बना रहा है, H बाई K। यहाँ पर भी K नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी H बाई K विभाग समूह के बारे में भी हम यहाँ इसका भी अस्तित्व है। ये दोनों किसके आइसोमॉर्फिक होंगे, G बाई H के। यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपने जितने भी ग्रुप्स ले रखे हैं आप उस पर बस ये ध्यान दीजिए कि ये सारे नॉर्मल है कि नहीं। तो हाँ, ये गिवन है कि H और K दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये दोनों ही ग्रुप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो भी आपने यहाँ पर फिगर रखा ये आइसोमॉर्फिक होगा G बाई H के। तो पिछले स्लाइड्स में आपने ये देखा कि ये तीन महत्वपूर्ण जो तुल्यकारिता की आइसोमॉर्फिज्म की जो प्रमेय है जो कि क्वोशिएंट ग्रुप होमोमॉर्फिज्म या ग्रुप आइसोमॉर्फिक पे ही टोटली डिफाइंड है। आगे हम देखते हैं ऑटोमॉर्फिज्म क्या है। तो ऑटोमॉर्फिज्म जी क्या होता है, वो ऐसे फंक्शंस का कलेक्शन होता है जो G से G पर ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म को डिफाइन करें। इसको हम ऑटोमॉर्फिज्म से ही यहाँ पर तीन शब्द छोटा लिया गया है, AUT ऑफ G से रिप्रेजेंट करते हैं, और G का मतलब ये होता है कि ऐसे फंक्शंस का कलेक्शन जो G से G पर ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो। अगली परिभाषा में हमने इनर ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में दर्शाया है। यहाँ पर भी ये क्या है, इमेज की एक अवयवों की एक स्पेशल यहाँ पर एक व्यवस्था के बारे में रिप्रेजेंट किया गया है। मान लीजिए आपने एक फंक्शन को डिफाइन किया है G से G, एक ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन किया है।
कैसे एलिमेंट में रिप्रेजेंट कर रहा है, जी इंटू एक्स इंटू जी इनवर्स में रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर जी क्या है, वो जी के ही एलिमेंट है। तो ऐसे फंक्शन को जो एफ एक्स को जी इंटू एक्स इंटू जी इनवर्स में में कन्वर्ट कर देता है, इस फंक्शन को हम यहाँ पर इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं, जहां पर जी क्या है, वो जी ओरिजिनल ग्रुप जी का ही यहाँ पर एलिमेंट है। तो ऑटोमॉर्फिज्म जो कि जी से जी पे डिफाइंड है, वो उसका इनर ऑटोमॉर्फिज्म में कन्वर्ट होने के लिए, यानी बस हमें एलिमेंट का एक विशेष प्रकार की व्यवस्था के बारे में देखना है कि इसके जो इमेज का जो भी सेट्स होगा, जो भी यहाँ पे कलेक्शन होगा, वो जी इंटू एक्स जी इनवर्स के फॉर्मेट में है या नहीं। अगर ऐसा है तो वो हमारा स्वकारिता हमारी इनर ऑटोमॉर्फिज्म में, आंतर स्वकारिता में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म हमने यहाँ पर यही पढ़ा कि ये भी जो ग्रुप बनाते हैं, अगर इनके कलेक्शन का भी हम एक ग्रुप बनाकर देखें तो ये दोनों भी जो ओरिजिनल ग्रुप जी के एक नॉर्मल सब ग्रुप के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होते हैं। ये इसका एक सब ग्रुप भी होता है, सब ग्रुप होने के साथ साथ इसका नॉर्मल ग्रुप भी होता है। धन्यवाद।